हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस, और दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव सीरीज फॉर द प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं और करंट अफेयर्स की आपको टेंशन हो रही है, तो इस सीरीज को देख लो। बड़ी मस्ती से इसके अंदर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में इसके अंदर पढ़ाएंगे, राइट। सो देखिए, प्रीलिम्स के लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पहले तो सबसे पहला काम ये करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दिस टेलीग्राम चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर ही सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी इनोवेटिव सीरीज हम लगाते हैं, वो इसी के ऊपर आते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, राइट। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अगर आपको लगे नहीं काम आ रहा तो वापस से अनसब्सक्राइब कर देना, पर अभी तो कर लो, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सीरीज हमने चलाई है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, राइट। इसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अब 5th क्लास के अंदर होगी, आई थिंक 4th क्लास के अंदर अभी होगी, राइट। और इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। जैसे पॉलिटी स्टार्ट करें तो पॉलिटी के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएं आपको, फिर उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज इसके अंदर करवाए हैं, राइट। तो आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हैं और एमसीक्यूज भी। और बिलीव मी, एट दिस जंक्चर, ठीक है, इस टाइम पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज ये वाली सीरीज होंगी, राइट। चलिए, एक स्पेशलाइज्ड बैच है। ये बैच कुछ ही दिन के लिए और एडवर्टाइज करेंगे हम। 31 जनवरी को ये बैच हम बंद कर रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन, राइट। तो उससे पहले जिसको लेना है वो ले सकते हैं। और दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, और उसके साथ साथ उनको 15,000 क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करवा देंगे, राइट। सब कुछ है इसके अंदर, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रीलिम्स 2026 का, राइट। बट कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बाद हम इस बैच की पब्लिसिटी करना बंद कर देंगे। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले सबसे पहला विश्वास स्कीम। विश्वास स्कीम क्या है भाई, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। बट इसके अंदर समझने के लिए हमको पहले ईपीएफओ। अरे सर, ईपीएफओ तो हमारा जानकार है, अभी तक हमने क्या करा था, इसका एग्जाम दिया था थोड़े दिनों पहले। यस, वो ही ईपीएफओ के बारे में हमको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। आप लोगों को पता होगा, बट ये विश्वास स्कीम के लिए थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर बताना होगा। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, ये आप इसके अंदर याद कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो, लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च करी है विश्वास स्कीम टू कर्ब द ईपीएफ लिटिगेशन। अब ईपीएफओ होता क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो ये है आप, राइट, और ये है आपका बॉस, ठीक है। अगर फैमिली मैन देखा होगा तो इनका रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या होता है कि ईपीएफओ का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब कि भविष्य में काम आएगा। एम्प्लॉय की जब नौकरी खत्म हो जाएगी तो पीएफ काम आता है, राइट। एक साथ पीएफ मिलता है तो उसको मजा आ जाता है, राइट। अब क्या होता है, जैसे इसकी सैलरी मान लो 100 रुपए, तो इसके 100 रुपए में से 12 रुपए ना इसके कटते हैं, ठीक है। और वो पीएफ के अंदर, ईपीएफओ के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अच्छा, 12 रुपए इसके होते हैं, और 12 रुपए ये भाई अपना जो होता है ना एम्प्लॉयर, ठीक है, ये 12 रुपए ज्वाइन कर देता है, राइट। तो टोटल इसके अंदर 24 रुपीज आ जाएंगे। 12 तो इसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब इसको हाथ में मिलेंगे 88 रुपीज। और 12 रुपए जो होंगे इसका एम्प्लॉयर जो होगा वो इसके अंदर जमा कराएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ईपीएफओ के अंदर प्रोविडेंट फंड। अब ये सैलरी में से कट के, मतलब टोटल जमा इसको 24 कराना है, ठीक है। इसको ही एम्प्लॉयर को जमा कराना है 24 रुपीज, बट इसकी सैलरी इसको 88 रुपीज देगा, तो 12 रुपए तो यहाँ से आ गए, है ना, श्रीकांत तिवारी के। और बाकी के 12 रुपए खुद जमा कराएगा, ठीक है। तो 24 रुपीज इसके अंदर जमा हो जाएंगे। अब ये 24 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा इसको। और जब ये जॉब छोड़ेगा, ठीक है, इसने भी जॉब छोड़ दी, तो इसका पीएफ लौटा दिया जाता है इसको, राइट। तो देखो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज ए मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी सेविंग स्कीम मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया था 12%, एंड द एम्प्लॉयर्स का कुछ हिस्सा, एम्प्लॉयर जो होता है इसके अंदर 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी करता है। एंड बोथ अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। दोनों अमाउंट ये भाई साहब अपने डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है, किसके अंदर, ईपीएफओ के अंदर, ठीक है। तो इसकी सैलरी मान लो 100 रुपीज हुई, एक और बार बता रहा हूँ, तो ये इसको सैलरी 100 रुपीज नहीं देगा, ये इसको 88 ही देगा। ये बोलेगा भाई कहीं को 88 रुपए का को, क्योंकि बोलेगा कि 12 रुपए तुम्हारा मैं ईपीएफओ में जमा करा रहा हूँ, और उस 12 रुपए के अलावा 12 रुपए और ऐड करके मैं करवा रहा हूँ, मतलब 24 रुपीज तुम्हारा ईपीएफओ के अंदर जमा हो जाएगा। अब देखो क्या होता था कि ये जो भाई साहब है, ये बोल तो देते थे, सैलरी काट लेते थे, पर यहां पर जमा नहीं करा रहे। और इसके कारण जब श्रीकांत तिवारी को अपना पीएफ यूज करना होता था, राइट, किसके लिए, अपने लिए घर खरीदने के लिए, तो वो पीएफ इसको मिल नहीं पाता था। इसके कारण ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था,
फिर उसके बाद ही इसकी पिटाई भी करेगा, आपको पता है सीरियल के अंदर ऐसा होता है, राइट। बट एक फ्रस्ट्रेशन इसका ये था कि यार पीएफ के लिए पैसा निकालता हूँ तो पीएफ मेरे को मिलता नहीं है, बिकॉज ये भाई अपना 24 रुपीज जमा नहीं करा रहा है, जिसमें 12 रुपए तो मेरे खुद के, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। तो ईपीएफओ क्या कहता था, ईपीएफओ कहता था भाई ये तो गलत कर रहा है तू एम्प्लॉय के साथ अपने, है ना, तो मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, मैं तेरे ऊपर एक तरह से बहुत सारे पेनल्टीज लगा दूंगा, राइट। तो ईपीएफओ ने इसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगा रखी थी, पर विश्वास स्कीम के अंदर अब ये जो हार्श पेनल्टीज थी इनको रिड्यूस करने की बात करी गई है ईपीएफओ के द्वारा, कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं भाई, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, चलो आगे से मत करना, है ना। ऐसे जब हम बोलते हैं तो दैट इज नोन एज एमनेस्टी स्कीम, कि भाई तुम आगे से मत करना, तुमको माफी कर देते हैं पुरानी वाली, और पुरानी वाली की पेनल्टी अगर मान लो तुमको 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी तो 1000 मत देना भाई, चल 400 रुपए दे देना, पर उसका काम अब खत्म करते हैं और आगे से सही से व्यवहार करना, दैट इज नोन एज एमनेस्टी स्कीम, और यही विश्वास स्कीम का बात है, राइट। तो 12% आपको पता है कि बस ये मैंने आपको समझा दिया कि ये जो होता है 12% एम्प्लॉय की बेसिक पे में से होता है, और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और उसको मिलाकर 24% जो होता है वो एक तरह से ईपीएफओ के अंदर जमा हो जाता है। अब देखो विश्वास स्कीम क्या है, वॉज लॉन्च बाय द ईपीएफओ टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ लिटिगेशन, जो लिटिगेशन किसके अगेंस्ट में, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, राइट, फाइल करी गई थी, उनको डिले के कारण या फिर नॉन पेमेंट ऑफ द ईपीएफओ उसके कारण जो एम्प्लॉयर के खिलाफ करी गई थी, उसको एक तरह से एमनेस्टी स्कीम है ना, उसको एक तरह से रिड्यूस करना है। इट सीक्स टू प्रमोट ट्रस्ट एंड वॉलंटरी कंप्लायंस, कि भाई आगे से कर लेना, अभी तो हम तुम्हारा माफ कर रहे हैं, राइट। तो देखो पेरेंट बॉडी एम्प्लॉयमेंट employees provident EPFO employees provident fund organization which administered the employees provident fund and the miscellaneous provision act 1952 is a statutory body responsible for implementing the विश्वास स्कीम, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये विश्वास स्कीम लॉन्च करी गई है। मिनिस्ट्री आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये मिनिस्ट्री याद रखना, लेबर वाली मिनिस्ट्री के अंदर आता है ईपीएफओ, ये तो याद ही हो गया होगा आपको, एग्जाम दे चुके हो ना इसका। द स्कीम वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द, है ना, व्हाइल चेयरिंग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफओ, इसको जब ये चेयर करते हैं, राइट, तो उस वक्त इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च करा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो विश्वास स्कीम सबको समझ में आ रही है, एक एमनेस्टी स्कीम है जिससे एम्प्लॉय से बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर से बोल रहे हैं कि भाई देख तू अपने एम्प्लॉय का पीएफ जमा नहीं करा रहा है, ठीक है, तो अभी तक जो गलती हो गई वो ठीक है, माफी, आगे से मत करना, आगे से मत करना, आगे अभी से गलती होगी वो माफी, बट उसके आगे मत करना आप, राइट। तो इसके अंदर एमनेस्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द स्कीम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाईली गूबी वोल्केनो, गूबी वोल्केनो। अब ये क्या है, कहां पर है, प्लेसेस इन न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और अभी न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि ये जो वोल्केनो है ना करीबन 12,000 साल बाद फटा है, मतलब इसका 12,000 साल तक कोई फटने का इसका कोई एविडेंस नहीं था हमारे पास। अब 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है, इसको हम डोरमेंट मान रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, डोरमेंट वोल्केनो है, बट एकदम से ये फटा, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब यहाँ पर कहाँ है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, बट सबसे पहले समझो दिस इज ए शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो क्या होता है, देखो एक वोल्केनो मान लो यहाँ से निकला, राइट, वो इस तरह से इकट्ठा होके ये एक वोल्केनो हो सकता है, दैट इज नोन एज कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है, जो फैला नहीं, ज्यादा दूर दूर तक नहीं गया। एक होता है शील्ड वोल्केनो कि यहाँ से फटा और इस तरह से पूरा का पूरा बह गया वोल्केनो, राइट, एक शील्ड की तरह बन रहा है, दैट इज नोन एज शील्ड वोल्केनो। दूर दूर, फार फार, ठीक है, फार फार ये चला गया, दैट इज नोन एज शील्ड वोल्केनो। तो आप हाईली गोबी वोल्केनो से कैसे याद करोगे, गोभी देखा है, गोभी, है ना, जो गोभी होती है वो बहुत शील्ड की तरह दिखती है, अगर उसको ऐसे कर दो ना तो शील्ड की तरह दिखेगी, उसके पीछे से पकड़ कर ऐसे कर दो, ऐसा होता है ना गोभी, इसी तरह से ही शील्ड वोल्केनो है। तो गोभी से शील्ड वोल्केनो याद रखना, और शील्ड से फार फार जाता है, तो एक आफार रीजन है, कहां पर, इथोपिया के अंदर, इथोपिया के अंदर आफर रीजन ऑफ इथोपिया जो है उसके अंदर एक तरह से ये वोल्केनो पाया जा रहा है, हाईली गुबी वोल्केनो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, राइट। चलो इसको समझते हैं आप, हाईली गुबी से शील्ड वोल्केनो, गोभी से शील्ड याद आ जाएगा, और शील्ड से फार फार, आफार रीजन ऑफ इथोपिया। इट इज सदर्न मोस्ट वोल्केनो ऑफ इर्टा एली रेंज, इर्टा एली रेंज का सदर्न मोस्ट वोल्केनो है, राइट। अंटिल नवंबर 2025 देयर वाज नो रिकॉर्ड कि होलोसियन ईरा के अंदर, मतलब 12,000 साल के अंदर तो ये कभी फटा नहीं, राइट। अब एकदम से ये रप्ट हुआ है।
तो करंट इरप्शन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द वोल्केनो इज बिलीव टू हैव इरप्टेड आफ्टर नियरली 12,000 ईयर्स। देखो ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर देखो ये इरिट्रिया है, ये इसकी लोकेशन है, राइट। यहाँ पर ये फटा हुआ है, 12,000 साल पहले फटा था कभी, अब उसके बाद अभी यहाँ पर इसके अंदर दिखा, और ये इर्टा एले रेंज है, इर्टा एले रेंज इस तरह से। तो याद भी करना है अपन को, है ना, ट्रिक्स, ऐसे नहीं बस पढ़ते जाएं उससे कुछ नहीं होने वाला है, याद भी रखना है। तो हर चीज की ट्रिक बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है ये अपन इसके अंदर देखते हैं। अभी लखनऊ जो है ना वो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब ये खाने पीने वाली चीज जो होती है उसके लिए क्रिएटिव सिटी के अंदर इसको डाला गया है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, है ना। जयपुर की कुछ सिटीज जो है वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर होती है। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या होता है ये हम इसके अंदर आपको बताते हैं। तो यूनेस्को का है ये, है ना। तो आप यहाँ पर समझो 2004 के अंदर चलता है, 2004 के अंदर कि सिटीज आपस के अंदर, सिटीज के अंदर कॉपरेशन क्रिएट करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड एक तरह से, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, राइट, और सिटीज का आपस में कॉपरेशन हो और सिटीज में एक इफेक्टिव कंपटीशन हो, ठीक है, ये करने के लिए एक तरह से यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स यहाँ पर लॉन्च करा, राइट। तो आप अगर देखोगे तो अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, और उसके अंदर ये है कि सिटीज का डेवलपमेंट हो ज्यादा से ज्यादा, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स यहाँ पर बनाया गया। इट वॉज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग द सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी, जो जिनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है एज ए स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अब देखो कहीं पर कोई चीज फेमस होती है ना तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उस चीज के डेवलप होने का, उस एरिया के डेवलप होने का। तो सिटीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्रिएटिविटी है तो सब लोग आएंगे भाई यहाँ पर सिटी के अंदर, राइट। इट वाज लॉन्च टू प्रमोट द यूनेस्कोस गोल्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंस टू थ्रेट सच एज क्लाइमेट चेंज, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। ये इसका काम था। अब देखो क्या क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, तो ये 7 तरह की क्रिएटिविटी इसके अंदर दिखाई गई। या तो कोई क्राफ्ट के अंदर क्रिएटिविटी है, राइट, या फिर अगर आप देखें जैसे जयपुर सिटी है ना हमारी, वो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर और वो क्राफ्ट से रिलेटेड है ना। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोझिकोड नाम की जो सिटी है वो है, राइट। अगर आप देखेंगे म्यूजिक से रिलेटेड ग्वालियर में आप देखते हैं कि ग्वालियर के अंदर बड़ा ही ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है, राइट, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स जो होते हैं ना वो वहाँ पर बजते हैं, राइट। तो डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो डिज़ाइन के अंदर भी कोई है, अरे अब इसके साथ साथ मीडिया आर्ट्स, फिल्म के अंदर तो अपनी वो है फिल्म सिटी, राइट। यानी फिल्म के अंदर तो मुंबई है, मुंबई जो है वो फिल्म के अंदर है ये सिटी। तो ये सारी सिटीज़ आपको याद रखनी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो इंडियन सिटीज़ इन यूसीसीएन कोझिकोड लिटरेचर में है, ग्वालियर म्यूजिक के अंदर है, जयपुर के अंदर क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट्स है, ये पूछे जा सकते हैं। वाराणसी के अंदर म्यूजिक, चेन्नई के अंदर म्यूजिक, है ना, म्यूजिक के मतलब म्यूजिक वाली कैटेगरी में चेन्नई आ रही है, मुंबई फिल्म वाली कैटेगरी में आ रही है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाना यहाँ पर बहुत मस्त मिलता है, राइट, एंड श्रीनगर क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जयपुर और श्रीनगर क्राफ्ट, ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द सिटीज आर इन द क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट्स ऑफ द सीसीएन, राइट, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अभी लखनऊ जो है ना लेटेस्ट यहाँ पर ऐड हुई है गैस्ट्रोनॉमी के अंदर। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप इसके अंदर समझ गए। इट अलाउज द मेंबर सिटी टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। अगर एक सिटी को होगा तो दूसरा भी सोचेगा यार मेरी भी क्रिएटिविटी को मैं डेवलप करूँ, मेरा भी नाम आएगा, राइट। डेवलपमेंट के अंदर पार्ट एक तरह से क्या होगा कि आपस के अंदर इंटरलिंक्ड होंगी सिटीज की भाई इसके अंदर क्या है, ऐसी सिटीज का एक तरह से रिकॉग्निशन मिलेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, राइट। इट एनविसेज डेवलपिंग हब ऑफ द क्रिएटिविटी इनोवेशन, और भी सिटीज इनोवेशन करेंगे, बॉर्डर अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्रिएटर एंड द प्रोफेशनल in cultural sectors, right? These cities have to achieve the UN agenda of sustainable development. I hope this is clear. अब यहाँ पर देखो जयपुर के अंदर ये सारे के सारे याद रखने हैं, है ना। ये मैंने इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिख दिया कब किसको क्या मिला था। अभी 2025 के अंदर लखनऊ को मिला है गैस्ट्रोनॉमी के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसीलिए ये न्यूज के अंदर है। चलो भाई नेक्स्ट इज कार्बन फर्टिगेशन। कार्बन फर्टिगेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। ये पूछा जा सकता है, ऐसी टर्म्स यूपीएससी के फेवरेट्स होती है, राइट। तो कार्बन फर्टिगेशन का मतलब क्या है कि एक प्लांट होता है ना, उसको कार्बन बड़ा रिक्वायर्ड होता है ना। हाँ सर हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी रिक्वायर्ड होती है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और अपना खाना बनाता है, ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये तो यूज होती है। बट
ये तो एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, दैट इज नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन, उसको तो कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पर फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है ये समझो। फर्टिगेशन का मतलब ये है कि पानी के साथ किसी तरह से सॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दें। समझ में आ रहा है, पानी के साथ सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दे, दैट इज नोन एज कार्बन फर्टिगेशन, उसको अपन कार्बन फर्टिगेशन कहते हैं, राइट। तो कार्बन फर्टिगेशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू यूजिंग कार्बन बेस्ड मटेरियल, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, बायोचार हो गया, और एनरिचिंग इरिगेशन वाटर एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड टू बूस्ट प्लांट ग्रोथ, इंप्रूव न्यूट्रिएंट्स अपटेक, एनहांस वाटर एफिशिएंसी एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय फ्यूलिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है और ये सारी चीजें भी इसके अंदर बढ़ रही है, मेकिंग इट ए सस्टेनेबल मेथड टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब इसको अपन समझते हैं। देखो, कन्वेंशनल फर्टिलाइजेशन तो ये होता है कि भाई हम क्या करें, उसको उसको एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, एयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सॉइल की बायोलॉजी जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं जिससे कि प्लांट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। अब ये क्या बात हुई, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो भाई, सॉइल जो होती है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बिना सॉइल के तो आपको पता है कि अगर सॉइल बैरन हो तो, सॉइल ही नहीं हो तो लैंड बैरन है तो इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती प्लांट की, है ना। सॉइल के अंदर है ना एक एरिया होता है दैट इज नोन एज राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद मैंने इसके अंदर डाला है, यस, ये वाला जो एरिया होता है राइजोस्फीयर ना, ये रूट्स के काम आता है। ये रूट्स क्या करते हैं, इससे फिर मिनरल्स विनरल्स इस वाले एरिया के अंदर से मिनरल्स और ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए ना, तो यहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो राइजोस्फीयर के अंदर अगर किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए, अब कैसे पहुंच सकती है, पानी के साथ पहुंच सकती है, राइट। अब पानी मतलब इरिगेशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे डाल सकते हैं, पानी के अंदर ह्यूमिक एसिड डाल दें अगर अपन, तो मजा आ जाए, ह्यूमिक एसिड डाल दें पानी के अंदर, राइट। तो ये एक तरह से पानी के साथ साथ राइजोस्फीयर के अंदर चली जाएगी, और राइजोस्फीयर में चलेगी तो बैक्टीरिया उसको एक्टिव कर देगी, और बैक्टीरिया को एक्टिव कर देगी तो बैक्टीरिया बहुत सारी फर्टिलिटी वाले जो काम करते हैं वो काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, when carbon rich solutions are delivered through the drip irrigation they reach the rhizosphere efficiently rhizosphere के अंदर वो चले जाते हैं, राइट। स्टिमुलेट बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्टिमुलेट कर देते हैं बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स इन स्टिमुलेट होंगे तो फिर उसके अंदर क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं, राइट। एनहांस रूट ग्रोथ एंड द फंक्शंस, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर नियर द रूट, जैसे सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल एरेशन, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं बिकॉज माइक्रोबियल, जैसे जैसे माइक्रोब बढ़ेंगे तो ये सब भी इंप्रूव होगा, राइट। कि सॉइल जो होती है, जैसे मान लो सॉइल ऐसी है, राइट, अब इसके अंदर पोर्स अगर कर दें, माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत अच्छे से पोर्स कर देते हैं क्रिएट, तो इसके अंदर आराम से हवा हवा जाएगी और अच्छी फर्टिलिटी इसके अंदर हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं एरिएशंस, सॉइल एग्रीगेशंस एंड वाटर रिटेंशन अराउंड द रूट्स, इसके अंदर वाटर रिटेंशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेंथन प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंस, अब देखो जैसे ड्रॉट के टाइम पर पानी की बहुत जरूरत होती है, अब ऐसे पोर्स पोर्स होंगे तो पानी, थोड़ा भी पानी मिल जाएगा तो ये काम बन जाएगा इसका, राइट। तो रूट्स को पानी मिलना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पैथोजेंस डेवलप होंगे, माइक्रोब्स डेवलप होंगे इसके अंदर, यहाँ पे पानी जो होगा ड्रॉट कंडीशंस के अंदर जो टॉलरेंट लिमिट होती है वो प्लांट की बढ़ जाएगी, और ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं फर्टिगेशन से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए इसके आगे अपन इसके अंदर समझे तो, this stimulate beneficial soil microbes, improve aggregations of the soil particles and enhances root growth. Microbial activities converts locked nutrition into the plant available forms, improving overall nutrition uptake. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ कार्बन फर्टिगेशन होता है, CO2 एनरिचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग CO2, बूस्ट फोटोसिंथेसिस एंड वाटर यूज एफिशिएंसीज लीडिंग टू द फास्टर ग्रोथ। कार्बन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अप्लाइंग ऑर्गेनिक कार्बन लाइक ह्यूमिक एसिड, बायोचार थ्रू इरिगेशन, राइट। ह्यूमिक एसिड जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, रूट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन,
प्लांट रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस, वही जो चीजें मैंने आपको बताई। बायोचार एक्ट एज ए स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट्स कैरियर, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड माइक्रोबियल लाइफ, राइट। ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। बेनिफिट्स मैंने आपको बताई दी, इंक्रीज यील्ड्स, इंप्रूव न्यूट्रिशन एफिशिएंसी, एनहांस सॉइल हेल्थ, राइट, बेटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। अब ऐसा आ जाएगा सिंपल तुमसे, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट अभी गोवा में हुआ है, ये बताओ किस चीज के लिए, है ना। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं आएगा याद। अब यहाँ पर देखो, ये इसकी वेबसाइट है, इसके अंदर लिख रखा है इज ए लैंडमार्क ग्लोबल इवेंट प्रोमोटिंग इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। ये एक्चुअली डिसेबल पर्सन्स के लिए है ना। इसके वेबसाइट पे जाओगे तो ये एक वीडियो देख लेना, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिसेबल जो बच्चे हैं, डिसेबल जो पर्सन्स हैं, उनके लिए एक तरह से ये फेस्ट रखा गया। वहाँ पे वही लोग डांस कर रहे थे, वो लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तरीके से। तो आप इस वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा आपको। अब देखो ये क्या है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हेल्ड एनुअली इन द गोवा इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज। पीडब्ल्यूडीज जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट, जिसको दिव्यांग्स बोलते हैं, राइट, वो लोगों के लिए ये एक फेस्टिवल यहाँ पर हुआ है। इसके अंदर वही लोग डांस कर रहे हैं, वही लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं, है पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, ऐसा इसके अंदर देख सकते हो। तो पर्पल कलर क्या होता है, पर्पल इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पावर, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। These qualities align with the goal of the disability right movements which seeks to empower individual with disabilities। तो जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये फेस्ट यहाँ पर होता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा के अंदर हुआ है 2024 के अंदर, तो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर ए मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल सोसाइटी थ्रू द फॉलोइंग मेजर। जैसे प्रमोटिंग इंक्लूजन, द फेस्टिवल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, पॉलिसी इनोवेशंस, क्या क्या करना चाहिए, कल्चरल एक्सप्रेशंस, रिकॉग्नाइजिंग पीडब्ल्यू एज इक्वल कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी रेदर देन पैसिव बेनिफिशरीज। ऐसा उनको कमजोर नहीं समझना है, ठीक है। देखो एक आदमी है मान लो, ठीक है, और उसके अंदर डिसेबिलिटी है, मान लो उसका पैर जो है वो खराब हो गया बचपन से, तो अगर उसको व्हील चेयर मिल जाएगी तो ही विल डू द वर्क जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन के अलावा जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है दैट कैन बी अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन एक तरह से नॉर्मल पर्सन की लाइफ की तरह वो जी सकता है, राइट। शोकेसिंग टैलेंट, इट हाईलाइट द एबिलिटी। अब देखो कोई भी जो होता है ना जिसके अंदर डिसेबिलिटी होती है, उसके अंदर है ना कुछ भगवान एक बहुत अच्छी चीज भी देता है, कोई यूनिक चीज। जैसे हम पहले एक एनजीओ में थे, राइट, तो उसके अंदर हम जाते थे ना, ब्लाइंड बच्चों के पास जाते थे, तो ब्लाइंड बच्चों के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। एक बच्चा ऐसा था, जैसे उसको बोला कि भाई ये डेट आपने उसको बता दी, तो इस डेट के टाइम के वो एकदम से आपको बता देगा इस डेट पे ये वाला दिन था, वेडनेसडे था कि थर्सडे था, कोई सी भी कैलेंडर में से डेट उठाकर बता दो। तो ये इसकी सुपर नेचुरल एबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो, इट हाईलाइट्स द एबिलिटी एंड द पोटेंशियल ऑफ द, एक था बहुत ही प्यारा गाना गाता था वो, राइट। तो इनके अंदर सबके अंदर टैलेंट होता है, किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, राइट, किसी को देखो ये सुपर नेचुरल एबिलिटी जैसे इस तरह की ये डेवलप हो जाती है। तो वो चीज का एक तरह से आप टैलेंट अपनी दिखाने का एक प्लेटफॉर्म आपको मिला थ्रू डाइवर्स एक्टिविटी सच एज लाइव परफॉर्मेंस, अडेप्टिव स्पोर्ट्स इवेंट्स इंक्लूडिंग ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशंस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए। इसके अलावा अवेयरनेस भी बढ़ेगी ऐसे प्रोग्राम से, राइट। एडवांसिंग एसेसिबिलिटी भी बढ़ रही है। की इनिशिएटिव जैसे कि लॉन्च यस टू एक्सेस प्रोजेक्ट and the disability information line aim to improve the physical and digital accessibilities and ensure a barrier free environment for the PWDs. I hope this is clear to everyone and this is all about today's class. Thank you so much for listening me so kindly. ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वापस से अनसब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो, राइट। तो अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर हम बहुत सारी सीरीज लेकर आएंगे इसके अंदर, तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच।